हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के पाठ 10 परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे। पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। क आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा स्टार बनाइए। तो आपके समझ से नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से सबसे सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाना है। पहला है, महाराज ने दीवान को ही अपना उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? तो उत्तराधिकारी का क्या मतलब होता है? उत्तराधिकारी का मतलब होता है वारिस, है ना। तो इसका है पहला ऑप्शन सादगी, दूसरा ऑप्शन उदारता, तीसरा ऑप्शन बल, चौथा नीति कुशलता। तो इसका सही उत्तर होगा नीति कुशलता। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? स्टार बना देंगे। ये बना है। दूसरा, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? पहला है परमात्मा की याद, माने भगवान की याद। दूसरा, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना। तीसरा, बदनामी का भय। चौथा, 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना। इसके आगे हम स्टार बना देंगे। खा, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसका उत्तर है, देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह नीति कुशल व्यक्ति थे। तो रियासत का मतलब है इसमें राज या फिर शासन, है ना। नीति कुशल माने नीति में परिपूर्ण व्यक्ति थे। इसी गुण के कारण महाराज ने उन्हें उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य सौंपा। दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण उनकी उम्र थी, माने वे बूढ़े हो चले थे, है ना, वो बूढ़े हो रहे थे। बढ़ती उम्र के कारण उनमें राजकाज संभालने की योग्य शक्ति नहीं बची थी। अब है शीर्षक का। आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, है ना। तो आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने क्या रखा है? परीक्षा। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, माने अपने ग्रुप में बातचीत करके आपको लिखना है कि उन्होंने इस कहानी का नाम क्यों दिया। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रेमचंद की कहानी परीक्षा का शीर्षक बहुत ही सटीक और अर्थपूर्ण है ना। तो बहुत ही सटीक और कैसा? सही। सटीक का मतलब होता है सही, और अर्थपूर्ण है। कहानी में पात्रों को विभिन्न स्थितियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पात्रों का मतलब क्या होता है? पात्रों का मतलब होता है कहानी, फिल्म या नाटक के चरित्र, है ना, कैरेक्टर, ठीक है। और तो क्या है? चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके चरित्र और मूल्यों की परीक्षा लेते हैं। कहानी में केंद्रीय भूमिका परीक्षा की है। यह परीक्षा देवगढ़ रियासत के नए दीवान के चुनाव के लिए आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 1 महीने तक चलती है। कितने? 1 महीने तक चलती है, जिसमें सभी उम्मीदवार माने सभी कैंडिडेट अपने कौशल और व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। उम्मीदवार के व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन होने के बाद ही नए दीवान का चयन होना था, माने चुनाव होना था। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक परीक्षा रखा गया है। परीक्षा शीर्षक कहानी में केंद्रीय विषय पात्रों के विकास और पाठक के लिए संदेश को बखूबी व्यक्त किया गया है। पाठक माने जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए संदेश, है ना, संदेश को बखूबी व्यक्त करता है। यह शीर्षक कहानी को एक सार्वभौमिक अपील देता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी रूप में परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ख है, यदि आपको
इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो इसका उत्तर है, परीक्षा कहानी के अतिरिक्त मैं अन्य शीर्षक आचरण की कसौटी देना चाहूंगा, है ना। आचरण का मतलब होता है व्यवहार की कसौटी देना चाहूंगा, जो कहानी के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। उजागर माने व्यक्त करता है। यह शीर्षक कहानी के केंद्रीय विषय यानी पात्रों के चरित्र और आचरण की परीक्षा को सीधे तौर पर दर्शाता है, माने दिखाता है। कहानी में पात्रों को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर उनके आचरण की कसौटी लगाई जाती है। कसौटी माने जांच, ठीक है, जिससे उनके असली स्वरूप का पता चलता है। अब है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और उनको और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी, माने इस पद के लिए ऐसे पुरुष की, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल, माने स्वयं का बल, है ना। आत्मबल मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल माने आत्मा की शक्ति, है ना। वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, आपत्ति माने विपत्ति, है ना, का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में जिस पद के लिए व्यक्ति की तलाश की जा रही थी, माने तलाश माने खोज की जा रही थी, वह बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बहुत दयालु और साहसी हो, दूसरों के प्रति दया रखते हुए सहायता करना, बिना डरे संकट का सामना करना आदि है। ऐसे गुण वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति का प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सम्मान होता है। इसी कारणवश ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि व मान के सर्वोच्च शिखर पर बैठे होते हैं, है ना। सर्वोच्च शिखर माने सबसे ज्यादा ऊंचाई, है ना। तो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं। अब है सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। क, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए, माने नौकरी की चाह माने नौकरी की चाहत में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए, लोगों ने क्या किया, नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न माने कौन कौन सी कोशिश की। उत्तर है, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए, माने तरह तरह की कोशिश की। सभी उम्मीदवार स्वयं को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। जितने भी कैंडिडेट थे वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जिन उम्मीदवारों को देर तक सोने की आदत थी वे सुबह जल्दी उठकर बगीचे में टहलने लगे। मतलब जो ज्यादा देर तक सोते थे वो भी जल्दी उठने लगे और बगीचे में टहलने लगे। कई उम्मीदवार नौकरों से अच्छा व्यवहार कर रहे थे जो उनका वास्तविक स्वभाव नहीं था। माने कई कैंडिडेट ऐसे थे जो अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार कर रहे थे, है ना। जो वहां नौकर थे उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे थे जो उनका वास्तविक स्वभाव नहीं था, जो उनका असली स्वभाव नहीं था। कभी न पढ़ने वाले किताबों में डूबे रहते थे, है ना। जो कभी नहीं पढ़ते थे वो भी किताबों में डूबे रहते थे तथा दिखावटी नम्रता और सदाचार के देवता बने हुए थे। नम्रता का अर्थ होता है विनम्रता, शालीनता या मृदु स्वभाव, है ना, अच्छा स्वभाव। ख, उसे किसान की सूरत देखते ही
सब बातें ज्ञात हो गई, माने उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, माने किसान का चेहरा देखते ही सब बातें पता चल गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई? तो इसका उत्तर है किसान की सूरत देखते ही खिलाड़ी को पता चल गया कि किसान की गाड़ी नाले से पार नहीं हो पा रही है ना। जैसे ही युवक ने किसान को देखा, है ना, खिलाड़ी ने जैसे ही किसान को देखा तो समझ गया कि उसकी जो गाड़ी है वो नाले से पार नहीं हो पा रही। गाड़ी पार ना होने के कारण किसान परेशान है, लेकिन किसी खिलाड़ी से सहायता मांगने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। जो किसान था वो किसी भी खिलाड़ी से जो है मदद नहीं मांग पा रहा था। किसान की इस परेशानी के भाव को खिलाड़ी ने उसका चेहरा देखकर पढ़ लिया, है ना। तो किसान की परेशानी के भाव को खिलाड़ी ने उसका चेहरा देखकर पढ़ लिया, समझ गया वो। फिर है गा, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या माने आदर था। मगर उन आंखों में सत्कार था माने आदर था। सत्कार माने आदर, सम्मान, है ना, खातिरदारी या सेवा, ठीक है। इन आंखों में ईर्ष्या, है ना, तो इन आंखों में जलन थी। ईर्ष्या का मतलब है जलन। किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईर्ष्या थी? क्यों? तो इसका उत्तर है रियासत के कर्मचारियों और रईसों की आंखों में जानकी नाथ के प्रति सत्कार था। तो रियासत के जो कर्मचारी थे, है ना, और जो धनवान लोग थे, उनकी आंखों में जानकी नाथ के प्रति माने जानकी नाथ के लिए सत्कार था, आदर था, है ना। जबकि उम्मीदवार दल की आंखों में ईर्ष्या थी। जो और अन्य कैंडिडेट थे, है ना, उनकी आंखों में ईर्ष्या थी माने जलन थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रियासत के कर्मचारियों और रईसों को नए दीवान जानकी नाथ के अधीन कार्य करना था, है ना। तो क्या करना था? उनके जो जानकी नाथ के अंडर में काम करना था, है ना। जबकि दीवान पद के लिए आए हुए उम्मीदवार जानकी नाथ के प्रतिद्वंदी थे। अब है खोजबीन। कहानी में से वाक्य खोजकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। तो जो युवक था वो बूढ़े किसान की असलियत जान गया था। उत्तर, युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, है ना। तो क्या बोलने लगा था किसान कहने लगा कि भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह माने उसके मन में शक हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? तो वो सोचने लगा कि क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। तो वो ये सोच रहा था आवाज तो उसी के जैसी है और चेहरा भी वैसे ही लग रहा है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। तो किसान ने भी उसकी ओर कैसे देखा? तेज नजरों से। शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। तो शायद वह उसके मन में जो संदेह हो रहा था, शक हो रहा था, वो उसको समझ गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो इसका मतलब है गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, माने कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। उपर्युक्त पंक्तियों से पता चलता है कि युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। अब है ख, नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। उत्तर है प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे तक सोया करते थे।
आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। मतलब कि जो मिस्टर आ थे वो कितने बजे तक सोते थे? 9 बजे तक सोते थे। लेकिन अब आजकल वो क्या कर रहे हैं? जल्दी उठ जाते हैं बहुत सुबह, है ना, और क्या करते हैं? बगीचे में टहलते हैं। मिस्टर दा, सा और जा से अपने घर पर नौकरों की, जो मिस्टर दा थे, सा थे और जा थे, वो उन्होंने अपने नौकरों को बहुत परेशान कर रखा था, नौकरों की नाक में दम कर रखा था। लेकिन ये सज्जन लेकिन ये जेंटलमैन जो थे, आजकल आप और जनाब के बिना नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी। हे भगवान, अब बताओ, मिस्टर ला जो थे उनको किताबें अच्छी नहीं लगती थी, है ना, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ, अरे अब तो वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने लगे थे। वाह, आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम दिखाई देता था। नम्रता और सदाचार बहुत ही विनम्र, और सदाचारी बहुत ही अच्छा व्यक्ति, है ना, बहुत व्यवहारिक। तो सदाचार का देवता बना मालूम दिखाई देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, है ना। तो वो लोग ये सोच रहे, अरे 1 महीने की तो बात है, किसी तरह काट लें, है ना, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। उपर्युक्त पंक्तियों से पता चलता है कि नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। अब है कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, उनको बहुत ज्यादा पसीना आ गया। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी, वो बहुत ज्यादा थक गए थे। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी, है ना। ये चित्र में दिख रहा है ना, ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, है ना, और ये थक गए हैं। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए। आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर उनकी सूची बनाइए। तो अपने ग्रुप में मिलकर क्या करना है? लिस्ट बनाना है, ठीक है। अब है पहला उत्तर। संध्या तक यही धूम रही, शाम तक खेलते रहे वे लोग पसीने से तर हो गए, उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आ गया था। खून की गर्मी आंख और चेहरे में से झलक रही थी, बहुत थक गए थे। हांफते हांफते बेदम हो गए थे, बहुत थक गए थे। लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका, हार जीत का पता नहीं चल सका, है ना। फिर दूसरा है, किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। अब किसान जो था वो बार बार पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, है ना, गाड़ी का, और फिर जब नहीं निकलता तो वो गुस्से में बैलों को मारता। लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती, गाड़ी जो है वो निकलने का नाम नहीं लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, हताश होकर देखता, लेकिन यहाँ वहां कोई सहायक नजर न आता, लेकिन उसको उसकी मदद करने के लिए कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर है तीसरा, किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा। तो किसान ने उनकी ओर कैसे देखा? थोड़ी डरी हुई, सहमी हुई सी आंखों से देखा, परंतु किसी से सहायता मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, खिलाड़ियों ने भी उसको देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। जिनमें सहानुभूति ना थी उनमें स्वार्थ था, मद था, घमंड था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। उदारता और वात्सल्य का मतलब होता है करुणा, है ना, निस्वार्थ प्रेम, स्नेह, दुलार, ममता, है ना, इसका कोई नाम भी ना था। फिर है चौथा, युवक ने किसान की ओर गौर से देखा। तो युवक ने किसान की ओर कैसे देखा? ध्यान से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, उसके मन में एक शक हो गया, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? वो सोचने लगा, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, आवाज तो ऐसी ही लग रही है, चेहरा मोहरा भी वही है, जो उनकी शक्ल थी, उनका जो चेहरा था वो भी वैसे ही लग रहा था। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा
तो किसान ने भी उसकी ओर कैसे तेज नजरों से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भाप गया, है ना। तो उसके दिल के संदेह को माने उसके दिल के उसके मन के शक को जान गया, भाप गया माने जान गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो वो बोलने लगा, कोशिश करने से ही सफलता मिलती है ना। इसका मतलब यह है गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, माने कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। अब है समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं, माने कुछ कठिनाइयां हैं, और उसके समाधान भी है, माने और उसका हल भी है। क्या है? और उसका हल भी है, और उसका क्या है? सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि अब क्या बताना है? क। क्वेश्चन है क। महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो महाराज के सामने क्या कठिनाई थी, उन्होंने इसका क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन ढूंढा, क्या हल खोजा, है ना। तो इसका उत्तर है महाराज के सामने नए दीवान के चयन की समस्या थी, है ना। तो महाराज के सामने नए दीवान के चुनाव की समस्या थी। इसके समाधान का सारा भार, है ना, इसका जो सॉल्यूशन था उसका सारा भार सरदार सुजान सिंह पर डालकर महाराज ने समाधान को खोजा, माने समस्या का हल खोजा। अब है ख। दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो इसका उत्तर है दीवान के सामने समस्या अपने जैसा ही नीतिवान और योग्य दीवान चुनने की थी, है ना। कैसी? योग्य माने लायक, है ना। नीति से जिसको नीति का ज्ञान हो, है ना, और योग्य हो माने कुशल हो और लायक हो, है ना, ऐसे दीवान चुनने की थी। जानकी नाथ जैसे सुयोग्य उम्मीदवार का चयन करके उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला, है ना। तो उन्होंने कैसे? जानकी नाथ जैसे सुयोग्य माने लायक उम्मीदवार कैंडिडेट का चयन करके माने चुनाव करके उन्होंने इस समस्या का समाधान, इस समस्या का हल निकाला। ग। नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो उत्तर है नौकरी के लिए आए लोगों के सामने यह समस्या थी कि उन्हें अपने स्वभाव के विपरीत आचरण करना पड़ता था, माने स्वभाव के विपरीत माने उल्टे, है ना, विरोध, है ना, आचरण करना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने, है ना, स्वभाव के विपरीत माने अपोजिट आचरण माने व्यवहार करना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने अपने नकली अथवा दिखावटी आचरण को ही सामने रखने का निर्णय लिया। उन्हें लगता था कि 1 महीने की ही तो बात है, किसी तरह काट लेने के बाद यह कार्य सिद्ध हो जाएगा, है ना, यह कार्य पूरा हो जाएगा, तो फिर कौन पूछने आएगा। अब है मन के भाव, माने मन का भाव का मतलब होता है विचार, है ना। स्वार्थ या मद था, मद माने अहंकार, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। वात्सल्य माने करुणा, ठीक है, ममता, है ना, का नाम भी ना था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है, माने रेखा माने लाइन खिंची है, ठीक है। ये सभी नाम है, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं है। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए, माने खाली स्थान में लिखना है, ठीक है। अब है भावों के नाम। कौन कौन से भाव है? विनय, है ना, आदर सत्कार, कर्तव्य, नाक में दम माने परेशान करना, घृणा, है ना, सहानुभूति, दया और साहस। अब है अभिनय। अभिनय का मतलब है अनुकरण या फिर एक्टिंग, ठीक है। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। यह भी बताया गया है कि उन दोनों ने ये बातें कैसे बोली। अपने समूहों के साथ मिलकर तैयारी कीजिए, है ना, अपने ग्रुप के साथ मिलकर क्या करना है? तैयारी करना है। और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा माने अपनी क्लास में, है ना, तो यह आपको करना पड़ेगा, है ना। कक्षा में अभिनय माने अपनी क्लास में एक्टिंग के द्वारा प्रस्तुत पेश करना है। प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा के सामने आएंगे, है ना,
एक्टर, है ना, आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगी, है ना। ये इसमें चित्र में दिख रहा है आपको, है ना। तो ये आपको अपनी क्लास में ही करना है ना, आपको स्वयं को करना है। अब है विपरीतार्थी शब्द, विरोधी शब्द, है ना, अपोजिट। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। ठीक है, कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। ठीक है, कम का विपरीत क्या है? अधिक। इसी प्रकार से कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं, है ना, आमने सामने नहीं है, ऊपर नीचे हैं। रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। तो हमको क्या करना है? सही जोड़ी बनाना है विलोम शब्द के। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। पहला है आना, है ना, तो आना का होगा जाना, 7वां। ठीक है। दूसरा है गुण, गुण का होगा अवगुण, 4था। ठीक है। तीसरा है आदर, आदर का होगा अनादर। ठीक है, 9वां। चौथा है स्वस्थ, स्वस्थ का क्या होगा? अस्वस्थ, 5वां। कम, है ना, 6वां, इसका 6वां है कम अधिक। ठीक है। फिर है दयालु, है ना, दयालु का क्या होगा? निर्दयी, पहला। ठीक है। फिर है 7वां योग्य, योग्य का क्या होगा? अयोग्य, है ना, 8वां। फिर है हार, हार का क्या होगा? जीत, हार का क्या होगा? जीत, तीसरा। ठीक है। फिर दूसरा है 9वां है आशा, इसका दूसरा है निराशा। ठीक है। अब है कहावत, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यह वाक्य एक कहावत है। इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसी ही एक और कहावत है, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। माने परिश्रम का माने मेहनत का फल अवश्य माने जरूर मिलता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली माने आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर और आस पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का प्रयोग करते होंगे। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला है अधजल गगरी छलकत जाए, माने जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है, माने थोड़ा ज्ञान होता है, वह उसका दिखावा करता है। अब कहानी से इसका संबंध है सभी उम्मीदवार, है ना, इसका क्या है? तो सभी उम्मीदवार दीवान पद के चयन के लिए आए थे। माने सभी उम्मीदवार, सारे जो कैंडिडेट थे वो किसके लिए आए थे? दीवान पद के चयन के, दीवान पद के चुनाव के लिए आए थे। वे अपनी योग्यता से अधिक बढ़ चढ़कर स्वयं को प्रदर्शन कर रहे थे। वो अपनी योग्यता से अधिक क्या कर रहे थे? दिखावा कर रहे थे, बढ़ चढ़कर स्वयं का प्रदर्शन कर रहे थे। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अब दूसरा है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है ना। समय निकल जाने के बाद पछताना कैसा होता है? बेकार होता है। अब है कहानी से इसका संबंध। किसान की सहायता नहीं करने पर सभी उम्मीदवारों को पछतावा हुआ होगा, क्योंकि इसी के आधार पर सरदार सुजान सिंह ने नए दीवान का चयन कर लिया था। इसे कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि चिड़िया आई और बहुत सारे दाने पड़े हैं और वो चुग के चली गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, माने समय निकल जाने के बाद पछताना बेकार होता है। अब है तीसरा, एक अनार 100 बीमार। तो इसका अर्थ है कोई ऐसी एक चीज जिसको चाहने वाले अनेक हों, अनेक माने बहुत सारे हों। कहानी से इसका संबंध, विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों, माने लेकिन कितने आ गए उम्मीदवार? बहुत सारे।
इसे कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। अब है चौथा, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। इसका अर्थ है जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते। कहानी से इसका संबंध है, दीवान पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार आए थे। अपने प्रदर्शन के माध्यम से वे यह दिखाते थे कि वे ही इस पद के योग्य हैं, माने इस पद के लायक हैं। लेकिन समय आने पर वे असफल हो गए, फेल हो गए। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अब है पांचवा, जहां चाह वहां राह। इसका अर्थ है जब कोई काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है, रास्ता अपने आप मिल जाता है। कहानी से इसका संबंध, इस कहानी में सभी उम्मीदवार दीवाने के पद के लिए आए थे। अपनी सादगी के बावजूद सुजान सिंह को दीवाने का पद मिल गया। इसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कहानी के सभी उम्मीदवार दीवाने के पद के लिए आए थे। अपनी सादगी के बावजूद, है ना, जानकी नाथ को दीवाने का पद मिल गया। इसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। अब है पाठ से आगे, अनुमान या कल्पना से। का दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उत्तर है, देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन सरदार सुजान सिंह ने निकलवाया होगा, है ना, एडवर्टाइजमेंट, है ना, किसने निकलवाया होगा? सुजान सिंह ने, क्योंकि राजा ने सुयोग्य दीवान की खोज का भार सरदार सुजान सिंह पर डाला था। ख, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क पर तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया, है ना, सारे मुल्क माने देश, है ना, पूरे देश में। फिर है उत्तर, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका इसीलिए मचा दिया क्योंकि दीवान के पद के लिए विद्या की कोई सीमा तय नहीं की गई थी और पद भी बहुत बड़ा था। तो दीवान की जो पोस्ट थी, है ना, वो भी बहुत बड़ी थी, है ना, इसीलिए। अब विज्ञापन है, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। का कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए। इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। संकेत, संकेत दिया है, कैसा बनाना है? विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर कागज पर हाशिया बनाइए। इसके बाद इस हाशिए के भीतर के खाली स्थान पर सुंदर लिखाई, है ना, लाइन बनाना है और सुंदर लिखाई, सुंदर लिखावट होना चाहिए। चित्रों, रंगों आदि की सहायता से सभी आवश्यक जानकारी लिख दीजिए। आप भिन्न रंगों या चित्रों के भी विज्ञापन बना सकते हैं। उत्तर, विज्ञापन, आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता। रियासत देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता। उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता। पहला, आचरण और कर्तव्य के प्रति सजग। दूसरा, शारीरिक रूप से स्वस्थ। तीसरा, मानसिक रूप से सक्षम। चौथा, शिक्षा की औपचारिकता अनिवार्य नहीं। पांचवा, नैतिकता व कर्तव्य निष्ठा। नोट, उम्मीदवार को 1 महीने तक उनके व्यवहार, जीवन शैली और आचरण के आधार पर परखा जाएगा, माने जांचा जाएगा। जीवन शैली माने कैसे उनकी रहने का तरीका है। आचरण माने कैसा उनका व्यवहार है। अब है खा, आपने भी अपने आसपास दीवारों पर, समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, मोबाइल फोन या दूरदर्शन पर अनेक विज्ञापन देखे होंगे। अपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए। आपको वह अच्छा क्यों लगता है सोचकर अपने समूह में बताइए। अपने समूह के बिंदुओं को लिख लीजिए। उत्तर है, मुझे चॉकलेट का एक विज्ञापन बहुत पसंद है।
इसमें एक बच्चा अपनी माँ से चॉकलेट मांगता है, लेकिन माँ मना कर देती है। फिर वह बच्चा अपनी माँ को गले लगाकर प्यार से मनाने की कोशिश करता है। आखिरकार माँ मुस्कुराकर उसे चॉकलेट दे देती है। यह विज्ञापन मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें माँ और बच्चे के बीच के प्यार और स्नेह को बहुत सुंदर ढंग से दिखाया है। माने बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से दिखाया गया है। इस विज्ञापन में कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ प्यारे भाव हैं और जो दिल को छू जाते हैं। फिर है ग। विज्ञापन से लाभ होते हैं, हानि होती है या दोनों? अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए। उत्तर है विज्ञापन के लाभ। पहला, विज्ञापन हमें नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे हम अपने लिए सही चीज ले सकते हैं। दूसरा, विज्ञापन उत्पादों को आकर्षक तरीके से पेश करते हैं, जिससे लोग इन्हें खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा, विज्ञापन रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अब है विज्ञापन से हानि। क्या क्या हानि है? पहला, कई बार विज्ञापन उत्पादों की झूठी जानकारी देकर लोगों को भ्रमित करते हैं। दूसरा, विज्ञापन के प्रभाव में आकर लोग जरूरत से ज्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे उनका बजट बिगड़ सकता है। तीसरा, विज्ञापन छोटे बच्चों को प्रभावित करते हैं, जिससे सही व गलत का चुनाव किए बिना वे चीजों के प्रति आकर्षित होकर ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। फिर है आगे की कहानी। परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है, इसके आगे क्या हुआ होगा? आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए। उत्तर है जानकीनाथ अपनी उदारता और काम के प्रति निष्ठा के कारण राजा के सबसे विश्वास पात्र बन गए होंगे। माने सबसे अधिक विश्वास वाले, है ना। राजा के यहाँ काम करते हुए जानकीनाथ का बहुत समय बीत गया होगा। राजा भी जब अब बूढ़े हो गए होंगे, दूसरे राज्यों के आक्रमण का भी भय बना रहता होगा। इसीलिए अब राजा को ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपने की जरूरत राज्य को ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपने की जरूरत हुई होगी, जो प्रजा की देखभाल के साथ राज्य की भी सुरक्षा कर सके। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसी कारण दूसरे राज्य देवगढ़ को अपने राज्य में मिला लेना चाहते होंगे। दरबार के अधिकारी षड्यंत्र में लगे रहते होंगे कि राज्य के उत्तराधिकारी वे चुन लिए जाएं। वहीं जानकीनाथ इन षड्यंत्रों को समाप्त करने और राज्य की सुरक्षा के लिए राजा की सहायता करते होंगे। दीवान जानकीनाथ की वफादारी और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए होंगे। यह सब देखते हुए एक दिन राजा ने सभा बुलाकर और जानकीनाथ की योग्यता को देखते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया होगा। उत्तराधिकारी माने वारिस। कुछ वर्षों बाद जब राजा की मृत्यु हो गई होगी, तब जानकीनाथ रियासत के राजा बन गए होंगे। अब है आपकी बात का। यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते? तो इसका उत्तर है, यदि दीवान साहब के स्थान पर मुझे नए दीवान का चयन करना होता तो मैं भी किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनता जो उदार एवं उच्च नैतिक आदर्शों वाला हो। उदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति ही राजा और प्रजा के प्रति ईमानदार हो सकता है। योग्य व्यक्ति के चयन के लिए मैं सभी उम्मीदवारों को समूह में बांटकर अलग अलग गांवों में भेजता। इन सभी उम्मीदवारों की निगरानी स्वयं भी करता रहता। 1 महीने के बाद सभी उम्मीदवारों के व्यवहार का निरीक्षण करता, मतलब कि जांच करता, और अपनी निगरानी मैं जो देखता उसके आधार पर उनका मूल्यांकन करता। जो अभ्यर्थी उदारता एवं उच्च आदर्शों के पैमाने पर खरा उतरता उसका चयन करता, माने उसका चुनाव करता। खा, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे? उसके किन किन गुणों को देखेंगे? गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर,
यदि मुझे कक्षा के मॉनिटर का चयन करने के लिए कहा जाए तो मैं गुणों के आधार पर मॉनिटर का चयन करता। इसके लिए धैर्य, ईमानदारी, विद्यार्थियों के साथ व्यवहार, शालीनता, विद्यालयी गतिविधियों में रुचि आदि गुण देखता। इन गुणों की परख के लिए विद्यार्थियों और बच्चों से संबंधित विद्यार्थी के बारे में जानकारी लेता। अब है नया पुराना। कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें लोग फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं। जो वस्तु आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो सकता है वह आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी हो वह आपके लिए नई हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। मेरे लिए नई वस्तुएं क्या क्या है? लैपटॉप और हेडफोन। मेरे लिए पुरानी वस्तुएं ब्लैक एंड वाइट टीवी। ठीक है। परिवार के बड़ों के लिए नई स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, है ना, और एयर फ्रायर। ठीक है। फिर है परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं क्या क्या है? लालटेन, मिट्टी का चूल्हा, हाथ से चलाई जाने वाली चक्की। फिर है वाद विवाद। आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह भी तो आखिर एक विद्या है। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इस विषय पर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसे आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव आगे दिए गए हैं। पहला है कक्षा में पहले कुछ समूह बनाएं, फिर पर्ची निकालकर निर्धारित कर लीजिए कि कौन समूह पक्ष में बोलेंगे, कौन विपक्ष में, है ना, ये आपको करना है। फिर दूसरा, आधे समूह इसके पक्ष में तर्क दीजिए, आधे समूह इसके विपक्ष में, ये भी आपको करना है। फिर सभी समूहों को बोलने के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाए, ये आपको करना है। ध्यान रखें कि प्रत्येक समूह का प्रत्येक सदस्य चर्चा करने, तर्क देने आदि कार्यों में भाग अवश्य लेगा, तो ये आपको करना है। अब है अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता है। अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए, माने कॉपी में लिखना है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? संकेत है मेहनत करना, मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, साफ सुथरे रहना आदि। तो क्या है? स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। दूसरा, प्रतिदिन माने रोज स्नान करते हैं, रोज नहाते हैं। तीसरा, शालीनता से बात करते हैं, माने अच्छे से बात करते हैं, है ना, व्यवहारिक होकर। फिर है खेल में अपना कौशल दिखाते हैं। फिर है मेहनत करके पढ़ते हैं। फिर है क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? उत्तर, हाँ, स्वयं को अच्छा दिखाने माने अपने आप को अच्छा दिखाने और स्वयं के अच्छा होने में अंतर है। स्वयं को अच्छा दिखाने का अर्थ है कि हम बाहर से अच्छे दिखें, जैसे कि हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अच्छे काम करें या दिखावा करें, लेकिन अंदर से हम वैसे ना हो। स्वयं को अच्छा होने का अर्थ है कि हम सच में अच्छे इंसान बने, हम सही आचरण करें, माने सही व्यवहार करें, सच्चे बने, दूसरों की सहायता करें, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, है ना। फिर है अच्छा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें और दूसरों को सच्ची खुशी देता है ना। हमें अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें और दूसरों को सच्ची खुशी देता है। अच्छे दिखने से लोग बस थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन अच्छा बनने से सबका भला होता है। अब है परिधान तरह तरह के, माने कपड़े, वस्त्र, है ना, ड्रेस जो पहनते हैं लोग। ठीक है। कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है, माने कोट एक वस्त्र का नाम है। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नामों को इनके सही चित्र के साथ मिलाइए। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं लिखिए।
चित्र दिए हैं, नाम दिए हैं और क्या कहते हैं। ठीक है, चित्र क्या है? लहंगा। ठीक है, क्या है ये? लहंगा। ये है लहंगा, ये है लहंगा। इसको हम क्या कहते हैं? लहंगा, घाघरा और लाचा। फिर क्या है ये जो गले में डाला है, क्या है ये? गमछा। इसको क्या बोलते हैं? सूती तौलिया। फिर ये लड़की जो है वो क्या पहनी है? दुपट्टा ओढ़ी है ना, इसको क्या बोलते हैं? दुपट्टा। दुपट्टा, ओढ़नी और चुन्नी। फिर चित्र दिया है धोती। क्या है ये? धोती। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धोती। ठीक है, फिर ये पहनी हुई है, ये क्या है? फिरन। इसको क्या कहते हैं? फिरन। फिर ये क्या लगाया हुआ है? पगड़ी लगाया हुआ है ना, क्या है ये? पगड़ी है। इसको क्या कहते हैं? पगड़ी और पटका। फिर ये पहना हुआ है अचरन। इसको क्या कहते हैं? अंगरखा। ठीक है, फिर आपकी परीक्षाएं। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। यह भी बताइए कि किसने कब और कैसे और क्यों वह परीक्षा ली। संकेत, जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए अपने सामने साइकिल चलाकर दिखाना, स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना, किसी को किसी काम की चुनौती देना। फिर है आज की पहेली। क्या है? आज की पहेली। आज आपकी एक रोचक परीक्षा है ना। यहाँ दिए गए चित्र एक जैसे हैं या भिन्न हैं, माने अलग हैं। एक जैसे हैं या फिर अलग हैं। इन चित्रों में कुछ अंतर देखते हैं। आप कितने अंतर कितनी जल्दी खोज पाते हैं? तो हम अंतर देखते हैं। ये चित्र दिया है, इसमें अंतर है कुछ, है ना, हमको इसमें से अंतर निकालना है। पहला, ये ट्रैफिक लाइट जो है वो अलग है। ठीक है, ये अलग है। फिर ये जो लड़का बैग ले जा रहा है, ये बैग और ये बैग दोनों अलग है। फिर इस लड़के की शर्ट का कलर अलग है और इसका कलर अलग है। फिर ये जो यहाँ बिल्डिंग है, इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है। फिर ये जो कुत्ता है ना, इसको पीठ दिखाकर खड़ा है और इस लड़के के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये टोकनी ले जा रहा है ना, इसमें जो सामान रखा है उसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। पगड़ी का कलर अलग है, कपड़े का कलर अलग है ना। अब ये जो दादी अम्मा जा रही है, इनकी साड़ी का कलर अलग है। अब ये जो दादी अम्मा चूड़ी पहनी है, ये लाल पहनी है और ये बैगनी कलर की है। ठीक है, ये लड़की में के बालों में रिबन नहीं लगा है, इसके बालों में रिबन लगा है। ठीक है, उत्तर है, पहले चित्र में कुत्ता आदमी को पीठ दिखा रहा है तो दूसरे चित्र में कुत्ता आदमी को देख रहा है। दूसरा, पहले चित्र में इमारत के पास बड़ी सी झाड़ी है तथा दूसरे चित्र में वह नहीं है। तीसरा, पहले चित्र में सिग्नल बंद है और दूसरे चित्र में सिग्नल शुरू है। फिर है, पहले चित्र में दादी जी ने लाल रंग की चूड़ियां पहनी हैं तथा दूसरे चित्र में जामुनी रंग की चूड़ियां पहनी है। फिर है, पहले चित्र में लड़की के बालों में रिबन नहीं है, दूसरे चित्र में लाल रंग का रिबन है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 10 परीक्षा के प्रश्नोत्तर पूरे हुए।